हेलो फ्रेंड्स। आज हम इन्वायरमेंट का टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में मैं आपको सब्जेक्ट का थोड़ा एक बेस बता दूं। इन्वायरमेंट सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट होगा, इसके टॉपिक्स भी बहुत सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बट यस, इसमें जब एक्ट्स आ जाते हैं या कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होता, या हमने बहुत छोटी क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो हमें अभी तक याद नहीं होती। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि पॉल्यूशन में मिलने वाली गैसेस कौन कौन सी हैं, तो आपको गैसेस के नाम नहीं याद आएंगे। तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम थोड़े से इसके कुछ बेसिक टॉपिक से शुरुआत करते हैं, ताकि ये वर्ड्स जब आगे यूज़ हो तो आपको कम से कम कुछ भी चीज़ मुश्किल ना लगे। इसमें आगे कुछ एक्ट्स आएंगे जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और स्मॉल क्वेश्चंस के लिए मैं आज आपको ये कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। पहला टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूटेंट। Air pollutant. What do you mean by air pollutant? It means any solid, liquid or gaseous substance, including noise, present in atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human being or other living creatures or plants or property or environment. एयर पॉल्यूटेंट का मतलब है कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और इवन नॉइस, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में आ गई है और वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए, हमारे बायोस्फीयर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं लिविंग थिंग, उन सब के लिए इंजरियस है, उसको हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। 6 मेजर एयर पॉल्यूटेंट, सबसे मेजर जो 6 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ऑफ ओजोन, सल्फर ऑक्साइड्स एंड पर्टिकुलेट पॉल्यूशन। ये 6 कंटेंट हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको ये नाम लिख कर आने हैं अगर आपको एयर पॉल्यूटेंट पूछा जाता है तो। टेक्नोलॉजीज लाइक एयर क्वालिटी सेंसर्स कैन हेल्प टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, जैसे एयर क्वालिटी सेंसर्स वगैरह। बाय मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द डेटा कैन डेवलप पॉलिसीज। हमें एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग, उसका रिपोर्ट करना, डेटा इकट्ठा करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स कम से कम हों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कुछ बहुत ज़्यादा लिखने वाला नहीं है, बट सेक्शन 2 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बताता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हर वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट आता है जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है। अब वो सारे नाम आप लिख सकते हैं उसके अंदर, फायरवुड, चारकोल, लंबर, पेपर, क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, ऑयल, पाम, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको आप जितना मर्जी चाहे लंबा कर लें, आप जितने प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो इसमें थोड़ा सा जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में फॉरेस्ट एक्ट 1927 पढ़ेंगे तो हम इसमें से 2-4 लाइनें और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट एयर लेबोरेटरी। स्टेट एयर लेबोरेटरी क्या कहता है? To analyze the samples of air or emissions and submitted under section 26 by the officer empowered by board and to communicate to the board the result of such analysis or test, state government is empowered to set up one or more state laboratories for purpose of carrying out the analysis of sample collected and submitted the report of sample analyzed in prescribed manner. All rules and functions of state air laboratory shall be prescribed by state government with consultation of state board. Yes, वैसे तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल मैंने लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको या सरकार को एयर पोल्यूटेंट्स की जो कंटेंट है उसको निकालना है और ये देखना है किस चीज़ से एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उनको स्टेट एयर लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिनका काम होता है मेनली कि ये पता करना कि बाहर कितने कितने क्वांटिटी में कौन कौन सा पॉल्यूटेंट है, और उसका पर्पज़ है वहाँ पर उसके सैंपल्स लेकर और उसको एनालाइज करना कि क्या उसका सोर्स है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कौन से वाला एक्ट है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये मैंशनड है एंड बताया गया है कि क्या जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना सकते हो उसके बाद उसको कम करने के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट बोर्ड आपको बताएगा। अब ये स्टेट बोर्ड क्या है, उसके बाद सेंटर बोर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एसिड रेन एंड डैमेज टू इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन? हमने ये कॉन्सेप्ट बड़ी बार सुना है। आपने देखा होगा ताजमहल का संगमरमर का जो पत्थर है वो पीला पड़ गया। किस लिए पड़ गया? क्योंकि उसके ऊपर एसिड रेन हुई थी। एसिड रेन क्यों हुई थी? वहाँ पर किसी ने केमिकल फैक्ट्री लगाई थी बहुत पहले, और वो केमिकल फैक्ट्री बनने की वजह से वहाँ से जो इंजीरियस जो धुआं निकलता था वो वहाँ पर ऊपर जाके बादलों के साथ मिल जाता था, और जहाँ वो बारिश होती थी वो बारिश में एसिड कंटेंट इतना ज़्यादा था कि वो जो पत्थर है ताजमहल का उसको कोरोड
कोरोड कर दिया, उसने उस पर रस्ट लग गया जिसकी वजह से वो पीला पड़ गया और आज तक भी वो साफ नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन पत्थर को अगर इतना कोरोड कर सकता है तो आप ये सोचिए ह्यूमन बीइंग की स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, अगर उस स्किन पे वो पड़ जाए तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे हमें एलर्जी, स्किन कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लेट मी रीड इट फॉर यू। It is rain or any other form of precipitation. Precipitation is हल्की बारिश. That is usually acidic, means it has elevated levels of hydrogen ions, clean water, has pH between 6.5 to 8.5. pH is आपका pH levels होता है जो पानी के या एसिड का या बेस का लेवल बताता है कितना कोई लिक्विड एसिडिक है और कितना बेस है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो pH का बताता है लेवल की 6.5 to 8.5 हो जाता है। बट एसिड रेन हैज pH लोअर देन 4, क्योंकि जितना ज़्यादा लो होगा pH उतना ही जो लिक्विड है वो एसिडिक होगा और जितना हाई होगा वो उतना बेस होगा। नॉर्मल जो क्लीन वाटर है उसका pH 6.5 to 8.5 के बीच में रहना चाहिए। 8.5 से ऊपर वो बेस हो जाता है, 4 से नीचे तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो। तो मोर एसिडिक द रेन इज लोअर इज द pH. It has harmful effects on plants, aquatic life, infrastructure, etc. It is caused by emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide which react with water molecules to produce acid. ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उनके emissions की वजह से निकलता है, जो रिएक्ट करता है पानी के साथ और एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो डिटियोरेटिंग सॉइल कॉम्पोजिशन, ये सॉइल की कॉम्पोजिशन भी खराब कर रहा है, साथ ही साथ स्टील, स्टोन बिल्डिंग, स्टैचूज सबको खराब कर रहा है। ये ह्यूमन हेल्थ को तो करता ही करता है। इट इज़ ऑल्सो द रीजन ऑफ येलोइशनेस ऑफ ताजमहल ड्यू टू एसिड रेन। मैंने आपको बताई इसकी स्टोरी। Principal cause of acid rain is sulfur and nitrogen compounds from human sources. हम लोगों की ही कुछ करने की वजह से जब सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज होते हैं उसको हम इसका कारण बताते हैं एसिड रेन का। बोथ द लोअर pH and high aluminum concentrations in surface water that occurs as a result of acid rain can cause damage to fish and aquatic life. ज़रूरत से ज़्यादा एल्यूमिनियम और बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH जो है उसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी की ज़िंदगी है, जैसे मछलियों के लिए, इन सब के लिए ये भी बहुत ख़राब है। और साथ ही साथ यही स्किन डिजीजेस और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट एसिड रेन एंड डैमेज टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ वे इन विच हीट इज ट्रैप्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो सन के अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके आती हैं, और यही गैसेज जब आपके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं उसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये हीट जो ट्रैप करती है गैसेस को, ये एक ब्लैंकेट कवरिंग बना लेती है अर्थ के ऊपर। 5 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वाटर वेपर जिसको हम H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ओजोन O3 एंड निट्रस ऑक्साइड N2O। ये 5 गैसेस मिला के आपका ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं और दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट।